हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप एंड मैप लैंडस्केपिंग का 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ऑर्नामेंटल क्रॉप। ऑर्नामेंटल क्रॉप क्या होता है? ठीक है, तो सजावटी फसल इसे कहते हैं, ऑर्नामेंटल क्रॉप को। ठीक है, तो सजावटी फसल वह फसल होती है जो हमारे पर्यावरण में रंग और सुंदरता को बढ़ाता है। मतलब जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, अपने पर्यावरण की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, उसी को बोला जाता है ऑर्नामेंटल क्रॉप। ठीक है, सजावटी फसल। ऑर्नामेंटल क्रॉप वह क्रॉप है जिसका यूज करके हम अपने पर्यावरण को या पर्यावरण में रंग और सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम अपने घरों को सजा सकते हैं। स्कूल, मंदिर आदि को सुंदर बनाने के लिए हम सजावटी फसल का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मंदिर को सजाने के लिए, स्कूल को सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए ऑर्नामेंटल क्रॉप का यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा ऑर्नामेंटल क्रॉप क्या होता है? तो सजावटी फसल जो होता है, जिस वह फसल होता है जिससे हम लोग अपने घर को सजा सकते हैं, अपने स्कूल को सजा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो सजावटी बागवानी में आंखों को प्रसन्न करने वाला एक कलात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे के टुकड़ों की एक श्रृंखला लगाई जाती है। ठीक है, तो बोल रहा है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर या सजावटी बागवानी जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, इसमें ऐसा यूज किया है जैसे हम लोग अपने कॉलेज को, स्कूल को सजाएंगे। ठीक है, उसमें जिस प्लांट का यूज करेंगे वो सब क्या होगा, वो सब हॉर्टिकल्चर के अंडर में ही आएगा। तो वही बोल रहा है कि सजावटी बागवानी को आंखों को प्रसन्न करने वाला एक कलात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए, मतलब ऐसा बना देगा जो आंखों को बहुत अच्छा लगने लगे, आंख बार बार उसको देखने लगे। तो आंखों की प्रसन्न करने वाला एक कलात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे की टुकड़ों की एक श्रृंखला लगाया जाता है। यह जरूरी नहीं होता है कि हम जो प्लांट लगा रहे हैं उससे हमें कोई फल ही मिले, उसको हम लोग शो के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, बल्कि अब पर्यावरण के सौंदर्य में सुधार के लिए भी किया जा सकता है। समझ गए होंगे ऑर्नामेंटल क्रॉप, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। नहीं समझ में आया तो फिर आगे बताएंगे। एरोमेटिक प्लांट। एरोमेटिक प्लांट क्या होता है? जैसे सुगंधित पौधा भी कहा जाता है। तो एरोमेटिक प्लांट वे प्लांट होते हैं जो सुगंध देते हैं। ठीक है, एरोमेटिक प्लांट वे प्लांट होते हैं जो सुगंध देते हैं, इन्हें सुगंधित पौधा भी कहा जाता है। ठीक है, एरोमेटिक प्लांट वे प्लांट है जो सुगंध देते हैं, इसलिए इन्हें सुगंधित पौधा कहा जाता है। सुगंधित पौधों को उनकी सुगंध और स्वाद के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशेष प्रकार के पौधे के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, सुगंधित पौधों को उनकी सुगंध और स्वाद के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशेष प्रकार के पौधे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें से कोई उपयोग औषधि प्रयोजनों के लिए भी किया जा सकता है। मतलब इनमें से कई का यूज जो होता है वो औषधि के प्रयोग के लिए भी किया जाता है। जैसे गुलाब जल हो गया, गुलाब जल को भी हम लोग औषधि के रूप में यूज करते हैं। कहीं पर कट जाता है तो गुलाब जल लगा लेते हैं। ठीक है, गुलाब जल क्या होता है? जो गुलाब जल एक सुगंधित पौधा है। ठीक है, सुगंधित पौधे का यूज हम लोग औषधि के लिए भी कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है, सुगंधित पौधों को उनकी सुगंध और स्वाद के अनुसार, देखिए सुगंध भी देता है और उसका स्वाद भी होता है। ठीक है, उसको स्वाद के लिए डाला भी जाता है कभी कभी खाने में। तो सुगंधित पौधों को उनकी सुगंध और स्वाद के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशेष प्रकार के पौधे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनमें से कई का उपयोग औषधि प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं डी शूटिंग। देखिए, एक होता है डी शूटिंग, होता है डिस बडिंग, होता है स्टेकिंग। तो तीनों देखेंगे। ठीक है, डी शूटिंग क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है। ठीक है, इसमें यहाँ से पत्ता निकला, छोटा सा प्लांट है, इसमें यहाँ से पत्ता निकल गया है, यहाँ से पत्ता निकल गया है, यहाँ से पत्ता निकल गया है, यहाँ से डालियाँ निकल गई, इधर से डालियाँ, ये सब बहुत सारी निकल गई हैं। इस सब अगल बगल की डालियों को निकालने की प्रक्रिया को बोला जाता है डी शूटिंग। ठीक है, थिनिंग आउट भी बोला जाता है इसे। तो जब मुख्य तने के शीर्ष पर चढ़ने वाले हिस्से को हटा दिया जाता है तो मुख्य तने पर पत्ती की धुरी से एक्सिल से कई पास उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बोल रहा है जब मुख्य तने के शीर्ष पर चढ़ने वाले हिस्से को हटा दिया जाता है तो मुख्य तने पर पत्ती की धुरी से कई पार्श्व उत्पन्न हो जाते हैं। जब इन सभी पार्श्वों को प्राइमरी बोला जाता है इसे। ठीक है, जब
इन सभी पार्श्वों को विकसित होने की अनुमति दी जाती है तो इन प्राइमरीज का उत्पादित फूल का आकार कम हो जाता है। ठीक है, तो इनके जो फूल का आकार होता है वह कम हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए 3 मौजूद पार्श्वों को बरकरार रखा जाता है और अन्य को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यही होता है डीशूटिंग। जब मुख्य तने के शीर्ष जब मुख्य तने के शीर्ष पर बढ़ने वाले हिस्से को हटा दिया जाता है तो मुख्य तने पर पत्ती की धुरी से कई पार्श्व उत्पन्न हो जाते हैं। जब इन सभी पार्श्वों को विकसित होने की अनुमति दी जाती है तो इन प्राइमरीज का उत्पादित फूल का आकार कम हो जाता है। ठीक है, तो इन पार्श्वों का उत्पादित फूल का आकार क्या होता है, कम हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए 3 मौजूद पार्श्वों को बरकरार रखा जाता है और अन्य को हटा दिया जाता है। आ गया डिसबडिंग। तो डिसबडिंग क्या होता है? तो पहली क्राउन बड प्रत्येक पार्श्व के अंत में विकसित होती है। ठीक है, जो पहली क्राउन बड होती है वह प्रत्येक पार्श्व के अंत में विकसित होती है जिसमें अधिकतम संख्या में पुष्प होते हैं। यह सबसे अच्छा खिलता है। इसे बरकरार रखा जाता है और पत्ती की एक्सिस से उत्पन्न होने वाली अन्य सभी वृद्धि को हटा दिया जाता है। ठीक है, क्या बोला है कि जब पहली क्राउन बड प्रत्येक पार्श्व के अंत में विकसित होती है जिसमें अधिकतम संख्या में पुष्प होते हैं तो यह सबसे अच्छा खिलता है। इसे बरकरार रखा जाता है और इसकी पत्ती की धुरी से उत्पन्न होने वाली अन्य सभी प्रकार की या अन्य सभी वृद्धि को हटा दिया जाता है। कभी कभी पार्श्व क्राउन बड से दूसरी क्राउन बड प्राप्त करने के लिए रोक दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी जो पार्श्व क्राउन बड होता है उससे दूसरी क्राउन बड प्राप्त करने के लिए रोक दिया जाता है जो पत्ती की एक्सिस से निकलती हैं। तो इसी प्रक्रिया को डिसबर्डिंग कहते हैं। डिशूटिंग क्या होता है? डिशूटिंग होता है मतलब जो इधर उधर पत्तियां निकली हैं उसको काट देना। ठीक है, 3 पत्ते को छोड़कर सब काट देना। और जो डिसबर्डिंग होता है यह क्या होता है, यह इस प्रकार से जैसे डालियां निकली है तो इसके अंत में जो डालियां हैं, जैसे यहाँ पे डाली खत्म हुई तो यहाँ पर जो बड बनेगा, कली बनेगी, उसमें से जो पुष्प निकलता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को डिसबर्डिंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे स्टेकिंग। तो स्टेकिंग क्या होता है? डी शूटिंग के बाद जो पार्श्व प्राप्त होता है, लेटरल प्राप्त होता है, उन्हें सपोर्ट देने के लिए मिट्टी में डाले गए बांस के छोटे छोटे टुकड़े के साथ स्केटिंग करना चाहिए। बोला है कि डी शूटिंग के बाद जो पार्श्व प्राप्त होते हैं, जो लेटरल प्राप्त होते हैं, उन्हें सपोर्ट देने के लिए मिट्टी में डाले गए बांस के छोटे छोटे टुकड़े के साथ स्टेकिंग करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि यह एक दूसरे से फैले हुए हैं। जब कलियां रंग दिखाने लगे तो बांस के डंडे को कली के बेसल स्तर से ठीक नीचे काट दिया जाता है ताकि कली को एक पूर्ण आकार के फूल के रूप में विकसित होने में बाधा न बने। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि डी शूटिंग के बाद जब डी शूटिंग कर दिया तो उसके बाद जो 3 पार्श्व श्रृंखलाएं छोड़ी जाती है, पार्श्व कलियां छोड़ी जाती हैं, तो उन पार्श्व कलियों को सपोर्ट देने के लिए मिट्टी में बांस डाले जाते हैं, पार्श्व छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं। उन छोटे छोटे टुकड़े को डाल को स्केटिंग किया जाता है। ठीक है, स्टेकिंग किया जाता है और यह भी देखा जाता है कि यह एक दूसरे से फैले हुए हैं। जब कलियां रंग दिखाने लगें तो बांस के डंडे को कली के बेसल स्तर से ठीक नीचे कर दिया जाता है ताकि कली को पूर्ण आकार के फूल के रूप में विकसित होने में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके। ठीक है, तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। लैंडस्केपिंग। ठीक है, लैंडस्केपिंग इसे भू सुदर्शनीकरण कहते हैं हिंदी में, भू सुदर्शनीकरण। ठीक है, तो यह क्या होता है? लैंडस्केपिंग या भू सुदर्शनीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जो किसी भूमि क्षेत्र को दर्शनीयता में परिवर्तित करने में सहायक होता है। मतलब जो किसी भी भूमि क्षेत्र को क्या कर देता है, एक दर्शन का केंद्र बना देता है जिसको देखने लगते हैं सब लोग ध्यान से। ठीक है, जो देखने में अच्छा लगने लगता है, जो दर्शन का केंद्र बन जाता है। ठीक है, जिसे टॉपियरी यूज करके वहां पर क्या करेंगे, पौधों से हाथी बना देंगे। तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। तो यह जो लैंडस्केपिंग एक कला है और एक विज्ञान भी इसे बोला जाता है। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ड्राई फ्लावर्स, सूखे पुष्प क्या हैं? तो सूखे पुष्प ये वे पुष्प होते हैं जिनको सुखाकर या जिनमें किसी में प्रक्रिया से उनके अंदर की नमी को निकालकर उसमें ग्लिसरीन लगा दिया जाता है। सूखे फूलों में सिर्फ फूल ही नहीं शामिल होते, ठीक है, बल्कि उनमें उनके अंदर सूखे तना, बीज, कली आदि भी शामिल होते हैं। तो यह ड्राई फ्लावर होता है। ड्राई फ्लावर क्या होता है? ड्राई फ्लावर ये फ्लावर होते हैं जिनके अंदर की
नमी को निकाल कर उसमें ग्लिसरीन लगा दिया जाता है। ठीक है, सूखे फूलों से मतलब केवल फूल से ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर सूखे तना से है, बीज से है, कली से है और आदि पार्ट से है। ठीक है, तो उसे ड्राई फ्लावर क्या कहते हैं समझ पाएंगे। ड्राई फ्लावर का मतलब है कि फूल के अंदर से क्या करेंगे, नमी को निकाल लेंगे। अगला है लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। तो देखिए, किसी भूभाग को अलंकृत प्रयोगशाला और बागवानी से सुंदर बनाने की कला को ही लैंडस्केप बागवानी कहते हैं। ठीक है, किसी भी भूभाग को, चाहे जहाँ का भी कोई भी भूभाग हो, उसको अलंकृत प्रयोगशाला और बागवानी से सुंदर बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो कला होती है, उसी को लैंडस्केप बागवानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर क्या है? तो फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की एक शाखा है, जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम आदि के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह हो गया क्या, 10 क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। लॉन, लॉन के घासों का विवरण दीजिए। ठीक है, लॉन के घास का विवरण देना है। तो लॉन के लिए वह घास आदर्श मानी जाती है जो जल्दी अंकुरित हो जाती है। ठीक है, लॉन के लिए वह घास आदर्श मानी जाती है जो जल्दी अंकुरित होती है, जिसमें टर्फ तेजी से बनता है, जो नियमित रूप से काटने पर भी बना रहता है, सूखा अवरोधक तथा रोग अवरोधक होता है, जो हर ऋतु में अपना रंग बनाए रखता है तथा जो ठंडे मौसम को सहन कर लेता है। भारत में इनमें से अधिकतर गुड़ वाली दूब घास साइनोडॉन डेक्टिलॉन है, जो कि अधिकतर लॉन में लगाई जाती है। ठीक है, लान के कुछ घास भी महत्वपूर्ण है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले समझिए लान क्या होता है। लान के लिए पूछ रहा है, लान के लिए आप लोग कैसे घास को यूज करेंगे। तो लान के लिए हमें ऐसे घास को यूज करना जाता है, ऐसे घास को यूज करना चाहिए, या ऐसे घास को आदर्श माना जाता है लान के लिए, जो जल्दी अंकुरित हो जाता है, जिसकी बुआई करने के बाद क्या होता है, जल्दी से अंकुरित हो जाता है, जिसमें टर्फ तेजी से बनता है, जो नियमित रूप से काटने पर भी बना रहता है। यदि हम लोग काट देंगे फिर भी वो बना रहेगा, जिसको सूखा सहन करने की क्षमता हो, ठंडी सहन करने की क्षमता हो, रोग सहन करने की क्षमता हो, जो हर ऋतु में एक ही कलर का होता है, अपना रंग बनाए रखता है। ठीक है, ये ना कि धूप आ जाए ज्यादा तेजी से तो उसका रंग ही उड़ जाए, कलर ही उड़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हर ऋतु में अपना रंग बनाए रखता है तथा जो ठंडे मौसम को भी सहन कर लेता है। भारत में इनमें से अधिकतर गुड़ वाली घास दूब घास का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, जिसका बोटेनिकल नेम होता है साइनोडॉन डेक्टुलान, जो कि अधिकतर लान में लगाई जाती है। लान के प्रमुख घास देख लेते हैं। पहला दूब घास है, जिसमें एक लगाया जाता है बरमूडा ग्रास, दूसरा जिसे दूब घास को, सॉरी दूब घास को अंग्रेजी में बोलते हैं बरमूडा ग्रास, और जिसका बोटेनिकल नेम होता है साइनोडॉन डेक्टुलान। और दूसरा है पोवा घास, ठीक है, जिसको बोलते हैं पोवा प्रेटेनेसिस। और तीसरा है फ्रैक्यू घास, जिसे बोलते हैं फेस्टुआ रुब्रा। तो ये तीन जो मैंने घास बताया आप लोगों को, घास तो बहुत सारे हैं गार्डन वाले लॉन के, मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना 2-3 घास जानते रहिए। तो सबसे दो घास जो होता है सबसे मुख्य माना जाता है। ठीक है, लॉन के लिए तो क्या होता है, लॉन के लिए घास आप लोग समझ गए होंगे। लॉन के लिए हमें ऐसी घास का यूज करना चाहिए जो जल्दी अंकुरित हो, जिसमें टर्फ तेजी से बने, जो नियमित रूप से काटने पर भी बना रहे, जिसके अंदर सूखा, ठंडी, रोग सहन करने की क्षमता हो, जो हर ऋतु में अपना रंग बनाए रखता है। ठीक है, भारत में इनमें से अधिकतर गुड़ वाली घास दूब घास है, जो अधिकतर लान में लगाई जाती है। तो इसी प्रकार की घास को हमें अपने लान में यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछता है कि ऑर्नामेंटल हेज क्या है, अलंकृत बाड़े क्या है। अलंकृत बाड़ा मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यह आपका क्या है, यह आपका एक बगीचा है। ठीक है, ये आपका एक बगीचा है, इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं, अनेक बहुत प्रकार की ऑर्नामेंटल क्रॉप को उगा रहे हैं। तो इन क्रॉप के चारों ओर एक बाउंड्री, जैसे हम लोग अपने घर की तरफ बाउंड्री बनवाते हैं तो चारों तरफ से पत्थर से ईंट से घिरवाते हैं, उसी तरह इसमें क्या किया जाता है कि पौधों से ही घेरा जाता है। ठीक है, तो सुंदरता एवं उपयोगिता के दृष्टिकोण से अलंकृत बागवानी में बाढ़ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बाढ़ का प्रयोग बागवानी के रूप में भूमि संपत्ति की सीमा निर्धारण करने के लिए, या भूमि संपत्ति की सीमा निर्धारण करने के रूप में, बंगले की सीमा के निर्धारण के रूप में, तथा सुंदर आकृति बनाने के रूप में की जाती है। ठीक है, यदि हमें मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इतने दूर में मेरा घर है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या करेंगे, एक पौधों का क्या लगा देंगे, इसके चारों तरफ पौधा लगा देंगे। ठीक है, तो इसी पौधे को बोला जाता है ऑर्नामेंटल हेज। ठीक है, तो समझ रहे होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है।
तो चलिए चलते हैं आगे। अलंकृत बाड़ा मतलब वही बाड़ा होता है कि हम लोग अपने संपत्ति को बताने के लिए, कितनी दूर हमारी संपत्ति का निर्धारण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने बंगले की सीमा की तरह चारों तरफ क्या करेंगे, एक सुंदर आकृति बना देंगे, अच्छा अच्छा पेड़ लगा देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे प्राइवेट गार्डन और निजी गार्डन में क्या अंतर है। ठीक है, सॉरी, प्राइवेट निजी तो बात एक ही होगी। पब्लिक गार्डन और प्राइवेट गार्डन में क्या अंतर है। तो देखिए, जो पब्लिक गार्डन होता है वहां पर सब लोग जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, कोई भी पब्लिक जा सकती है। इसलिए उस गार्डन को क्या किया जाता है, बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। जो दोस्तों आम जनता के लिए बनाया जाता है, जिसमें कोई भी जा सकता है, गरीब अमीर कोई भी जा सकता है। ठीक है, तो प्राइवेट गार्डन, सॉरी, पब्लिक गार्डन हुआ गार्डन जो होता है जो आकार में काफी बड़ा होता है। यह उद्यान जो होता है या गार्डन ज्यादा से ज्यादा शहरों के बाहर बनाया जाता है, जो कि आम जनता के लिए आम जनता के उपयोग के लिए ही बनाया जाता है। घनी आबादी में रहने वाले व्यक्ति शाम के समय घुटन का दूर करने के लिए इन उद्यानों में जाते हैं। ठीक है, शाम के समय जो व्यक्ति होते हैं जो अपनी घुटन को दूर करने के लिए इस गार्डन में जाते हैं और वहाँ स्वच्छ वातावरण महसूस करते हैं। इन उद्यानों में बैठने के लिए सीटें तथा पीने के लिए पानी का भी प्रबंध होता है। महिलाओं के लिए बैठने के लिए कुछ अलग से जगह बनाई जाती है। यह उद्यान दोनों ही विधियों से बनाए जाते हैं। यदि क्षेत्र बहुत अधिक होता है तो उद्यान अनौपचारिक शैली द्वारा तैयार किया जाता है, और जब स्थान कम होता है तो औपचारिक शैली द्वारा प्रयोग किया जाता है। उद्यान का प्रत्येक भाग सड़क से जुड़ा रहता है, प्रत्येक भाग स्थान में घुमा फिरा जा सके। ठीक है, तो यही होता है पब्लिक गार्डन। पब्लिक गार्डन हुआ गार्डन होता है जो आकार में बड़ा होता है, जो किसी के लिए भी, आम नागरिक के लिए भी बनाया जा सकता है, जिसमें कोई भी जा सकता है, आ सकता है। तो यह जो होता है वह ये गार्डन शहर से बाहर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति लोग होते हैं जो घनी आबादी में रहते हैं, वो अपनी घुटन को दूर करने के लिए शाम के समय जाते हैं और अच्छी हवा का प्रदर्शन करते हैं। इसमें जो रोड होते हैं, सड़क होता है, वो एक तरफ चारों किनारे किनारे से सभी आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्राइवेट गार्डन। चलिए देखते हैं पब्लिक गार्डन क्या होता है। तो पब्लिक गार्डन या निजी उद्यान, तो ये दोस्तों जो होता है वह अपने लिए होता है, अपने फैमिली के लिए होता है, आपके घर पे कोई आ गया उसके लिए होता है, तो इसलिए छोटा होता है। तो निजी उद्यानों का आकार जो होता है वह बहुत छोटा होता है। ऐसे उद्यान अधिकांश घरों के समीप होते हैं या घरों के अंदर ही होते हैं। ठीक है, कार्यालयों के समीप होते हैं, कार्यालयों के अंदर होते हैं। शहरों में इन उद्यानों का आकार जमीन की कमी होने की वजह से काफी छोटा होता है। इन उद्यानों के चारों तरफ दीवार होती है, कभी कभी बाढ़ द्वारा भी घेराव किया जाता है। बाढ़ मतलब आप लोग समझ गए होंगे, बताया मैंने कि ऑर्नामेंटल क्राफ्ट यूज करके वहां पर क्या करेंगे, चारों तरफ से बाउंड्री बना देंगे। ठीक है, इन दीवारों के चारों तरफ दीवार नहीं हो, सॉरी, इन उद्यानों के चारों तरफ दीवार होती है, कभी कभी बाढ़ द्वारा घेराव भी किया जाता है, इसलिए उद्यान आम जनता को नहीं दिखाई दे सकते हैं, नहीं दिखाए जा सकते हैं। इन उद्यानों की रूपरेखा औपचारिक शैली से ही की जाती है और इसमें अधिकांशतः मौसमी फूल वाले पौधे को प्राथमिकता दी जाती है। वैसे यह उद्यान स्वामी की इच्छा पर ही निर्भर करते हैं। कभी कभी इन उद्यानों में कुछ सब्जी के पौधे भी उगाए जाते हैं, जिससे सुंदरता के साथ साथ कुछ सब्जियां भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो समझ रहे होंगे पब्लिक गार्डन और प्राइवेट गार्डन क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, और एग्जाम अच्छा जाएगा, मेरा दावा है आप लोगों से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।